हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रिवीजन वीडियो ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। आज की वीडियो में हम दो सेक्शंस कवर करेंगे, सेक्शन नंबर 20 एंड सेक्शन नंबर 25। और इन दोनों सेक्शंस को कवर करने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 20 डील करता है री इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब री इम्पोर्टेशन होता क्या है? लेट से एक पर्सन है, वो इंडिया में है, ठीक है। अब कोई गुड्स है जो इस पर्सन ने इंडिया से एक्सपोर्ट करे है, ठीक है। अब इंडिया से इसने लेट से यूएसए एक्सपोर्ट कर दिया। अब किस इसी बंदे ने या किसी और पर्सन ने यही गुड्स वापस इंडिया में इंपोर्ट कर दिए, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं री इम्पोर्टेशन। यानी कि हमारे जो गुड्स पहले हमने एक बार एक्सपोर्ट कर दिए, वापस उसको इंडिया में इंपोर्ट कर दिया। तो अब क्या इन गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगेगी? क्योंकि ये गुड्स तो इंडिया के ही थे, ठीक है। हमने इंडिया से एक्सपोर्ट करा था पहले यूएसए में, फिर उन्हीं गुड्स को किसी और पर्सन ने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, या उसी पर्सन ने जिसने एक्सपोर्ट करा था उसने वापस इंपोर्ट कर दिया, तो क्या इस पे कस्टम ड्यूटी लगेगी? तो एज पर सेक्शन 22 लेट से क्या कहता है ये, इफ गुड्स आर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया आफ्टर एक्सपोर्टेशन, यानी कि इंपोर्ट हो रहे हैं गुड इंडिया में, गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं, बट कब हो रहे हैं? आफ्टर एक्सपोर्टेशन। हमने पहले एक्सपोर्ट करा फिर जाके इंपोर्ट करा। सच गुड्स शेल बी लायबल टू ड्यूटी, उन गुड्स पे ड्यूटी लगेगी। गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं कि तुमने पहले एक्सपोर्ट करा बाद में इंपोर्ट करा, हमें तो ड्यूटी से मतलब है, तो ड्यूटी हम लेंगे, कस्टम ड्यूटी। एंड बी सब्जेक्ट टू all the conditions and restrictions, if any, to which goods of the like kind and value are liable on the importation thereof। कहने का मतलब सारे कस्टम्स एक्ट के सारे सेक्शन, सारे प्रोविजंस अप्लाई होंगे इन गुड्स पे। कोई लेना देना नहीं कि इसको पहले हमने एक्सपोर्ट करा था, इंडिया से ही गए थे। द इम्पोर्टेशन गुड्स विल बी ट्रीटेड एट पार विद अदर इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है। बट अब लॉ में क्या होता है, हर एक सेक्शन का कोई ना कोई एक्सेप्शन होते हैं, तो सेक्शन 20 की भी एक्सेप्शन है। तो सेक्शन 20 तो कहता है कि अगर तुम री इम्पोर्ट कर रहे हो गुड्स को तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, बट इसके एक्सेप्शंस आ जाते हैं जहाँ पे हमें बताया जाएगा कि ड्यूटी नहीं लगेगी, या हो सकता है कि कम रेट्स पे लगेगी, ठीक है। लेट्स सी कंसेशन एंड एग्जम्पशन ऑफ सेक्शन नंबर 20। दो पार्ट्स में है ये, पार्ट नंबर 1 और उसके बाद क्लॉज नंबर 2, पार्ट नंबर 2, ठीक है। दोनों क्लॉज के अंदर फिर दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2। फिर क्लॉज सेकंड में भी सीरियल नंबर 1 एंड सीरियल नंबर 2, और एक सीरियल नंबर 3 भी है इसमें, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर है सेक्शन नंबर 20 के एक्सेप्शंस की। लेट्स सी, सबसे पहले हम क्लॉज नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। कंसेशनल ड्यूटी पेबल, concessional duty payable in case of re-importation of goods which are exported under duty drawback और फॉर रिपेयर्स। कहने का मतलब ड्यूटी का क्या एक्सेप्शन मिल रहा है? एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे कंसेशन मिल रहा है। इट इज अ कंसेशनल ड्यूटी पेबल, यानी कि लेट से अगर उन गुड्स पे, अगर जो री इम्पोर्टेड गुड्स है 10% की कस्टम ड्यूटी लगती है, तो कंसेशन पे हो सकता है कि 8% ही लगे, हो सकता है 2% लगे, कंसेशन दे दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। कौन से गुड्स पे? ऐसे गुड्स पे जिसपे कंसेशनल ड्यूटी पेबल इन केस ऑफ रीइम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड अंडर ड्यूटी ड्रॉबैक, यानी कि जो गुड्स ड्यूटी ड्रॉबैक के अंडर एक्सपोर्ट हुए हैं, या जो रिपेयर्स के लिए हमने एक्सपोर्ट करे हैं। एक एक करके देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट को बाद में देखते हैं, सबसे पहले सेकंड समझते हैं जो कि डील करेगा रिपेयर्स के से। लेट्स अज्यूम एक पर्सन है इंडिया में, ये है कहाँ पे? इंडिया में। इसके पास एक मशीन है, जो कि 1 करोड़ रुपीज की वैल्यू की है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, इसको रिपेयर की ज़रूरत है। इसने क्या करा,
इस मशीन को एक्सपोर्ट कर दिया यूएसए में, अमेरिका से। किस लिए एक्सपोर्ट करा है? ताकि ये रिपेयर करवा सके। ठीक है, तो इसने एक्सपोर्ट करा फॉर रिपेयरिंग। अब मशीन जब रिपेयर हो जाएगी यूएसए में, यहाँ पे इसकी फैक्ट्री में जो भी होगा यहाँ पे रिपेयरिंग होगी, फिर यूएसए वाले इसको रिपेयर करके वापस इंडिया भेज देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? री इम्पोर्ट हो जाएगा। यही पर्सन अपनी मशीन वापस मंगाएगा, इंपोर्ट करेगा, तो ये री इम्पोर्ट हो जाएगा। अब क्या कहते हैं कि क्या इस पर्सन को, जो इंडिया में जिसके पास मशीन थी 1 करोड़ की, इसने रिपेयर करने के लिए भेजी, वापस जब री इम्पोर्ट करेगा, क्या इसको ड्यूटी 1 करोड़ रुपीज़ पे करनी पड़ेगी? क्या ऐसा करेंगे कि 1 करोड़ रुपए की हमारी असेसेबल वैल्यू होगी और इस पे हम कस्टम ड्यूटी के रेट निकालेंगे? ये तो इसके साथ काफ़ी गलत हो गया। इसने तो रिपेयरिंग के लिए भेजा था, इसको पूरी मशीन रिपेयर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होगा। अब लेट से यूएसए में जब मशीन को रिपेयर करा गया, 20 लाख रुपए का खर्चा आया। ठीक है, अब 20 लाख रुपीज़ का जो ये खर्चा आया है, एक तो ये कंसिडर करेंगे हम, यानी कि रिपेयरिंग कॉस्ट। इसमें मटेरियल भी आ गया, लेबर कॉस्ट भी आ गई, मटेरियल प्लस लेबर, प्लस इंडिया से यूएसए तक का फ्रेट हुआ होगा, प्लस इंश्योरेंस। और जब इसको वापस री इम्पोर्ट करा तब भी फ्रेट प्लस इंश्योरेंस हमने पे करा होगा, तो वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे, फ्रेट प्लस इंश्योरेंस बोथ वेज का। उस वैल्यू पे हमारी कस्टम ड्यूटी इसको पे करनी पड़ेगी। हुआ क्या, 1 करोड़ की मशीन इसने एक्सपोर्ट करी और वही 1 करोड़ की मशीन इसने इंपोर्ट करी, ठीक है, रिपेयरिंग के बाद। बट रिपेयरिंग के बाद उस मशीन की वैल्यू हो गई 1 करोड़ प्लस 20 लाख की हो गई उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट, लेट से लेबर प्लस मटेरियल, और कोई फ्रेट चार्जेस हो गए लेट से 5 लाख के प्लस इंश्योरेंस, तो ये हो गए फ्रेट प्लस इंश्योरेंस। तो मशीन की वैल्यू हो गई 1 करोड़ 25 लाख। तो पूरे 1 करोड़ 25 लाख पे कस्टम ड्यूटी ना लेने की जगह गवर्नमेंट कहती है कि सिर्फ 25 लाख जो तुम्हारी रिपेयरिंग कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस और फ्रेट है, दोनों बोथ वेज का, उसी पे हम कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे। तो इस तरीके से इसको कंसेशन मिल गया। ठीक है, अब दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये जो इंडिया में लेट से ये मिस्टर ए है जिसकी मशीन थी, इसने ये 25 लाख रुपए का खर्चा अपनी जेब से पे करा है, कि रिपेयरिंग का खर्चा दिया है, वहाँ पे जो भी खर्चा हुआ है 25 लाख इसने पे करा है। दूसरा हो सकता है इसने पे करा ही नहीं, क्योंकि मशीन थी अंडर वारंटी, तो अंडर वारंटी थी, तो यूएसए वाले जो भी इसका मैन्युफैक्चरर होगा इसने फ्री में रिपेयर करके दिया होगा, तो 20 लाख रुपीज़ का तो खर्चा हुआ नहीं। बट जो इंश्योरेंस और फ्रेट है ये तो खर्चा होगा। अब भले ही ये यूएसए वाले ने इंकर कराओ या इंडिया वाले ने इंकर कराओ, भले ही, कहने का मतलब इंडिया वाले ने भले ही पैसा पे करा है नहीं करा, जो एक्सपोर्टर है या इम्पोर्टर है उसने ये सारे चार्जेस पे करे हो ना करे हो, तब भी इस पे कस्टम ड्यूटी हम पे करेंगे। लेट्स रीड द प्रोविजन, अब थोड़ा सा समझ आएगा ये। क्या कहते हैं, गुड्स अदर देन दोज फॉलोइंग अंडर सीरियल नंबर 1, जो हम ऊपर पढ़ेंगे सीरियल नंबर 1, विच आर एक्सपोर्टेड फॉर रिपेयर्स अब्रॉड, यानी इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है अब्रॉड में, यूएसए में, चाइना में, कहीं पे भी, किस पर्पस के लिए? रिपेयरिंग के लिए। तो ऐसे गुड्स पे अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी पेबल इफ री इम्पोर्टेड। अब इन गुड्स को अगर री इम्पोर्ट करेंगे तो कितनी ड्यूटी हमें पे करनी होगी? हमें पे करनी है बीसीडी, यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी। ये बीसीडी क्या होता है ये हम चैप्टर नंबर 2 में सीखेंगे, टाइप्स ऑफ ड्यूटी। ठीक है, अभी के लिए समझ लो बेसिक कस्टम ड्यूटी हमें पे करनी है। आईजीएसटी अगर एप्लीकेबल है, जीएसटी कॉम्पोजिशन से एप्लीकेबल है, ये तीनों चीज़ें लगेगी। बट कौन सी अमाउंट पे? विच वुड बी लेविड इफ द वैल्यू ऑफ री इम्पोर्टेड गुड्स। री इम्पोर्टेड गुड्स हमारे केस में क्या है? मशीन, जिसकी 1 करोड़ की वैल्यू तो थी इसकी कॉस्ट प्राइस, बट लगेगा इफ द वैल्यू ऑफ द री इम्पोर्टेड गुड्स आफ्टर रिपेयर्स वर मेड अप ऑफ द फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, यानी कि जो उसकी फेयर वैल्यू है हम ऐसा मानेंगे, ऐसा डीम करेंगे कि डैट इज मेड अप ऑफ फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स। जो हमारी रिपेयरिंग की कॉस्ट थी 20 लाख रुपीज़, मटीरियल प्लस लेबर मान सकते हैं इसे।
carried out including cost of materials used in the repairs, whether such costs are actually incurred or not। अब ये चीज़ बड़े इंपॉर्टेंट है कि भले ही वो खर्चा हुआ या नहीं हुआ कोई लेना देना नहीं। कहने का मतलब अगर मशीन वारंटी में है तो ये जो जिसकी मशीन थी मिस्टर ए की, इसको तो ये 20 लाख रुपए का खर्चा हुआ ही नहीं, या हो सकता है इसमें से सिर्फ 10 लाख रुपीज़ का खर्चा हुआ हो, बट टोटल कॉस्ट जो हमारी फेयर वैल्यू हम देख रहे हैं, भले ही पैसा लगा नहीं लगा, फेयर वैल्यू है 20 लाख रुपीज़। सो वेदर सच कॉस्ट आर एक्चुअली इंकर्ड और नॉट, प्लस इंश्योरेंस एंड फ्रेट चार्जेस बोथ वेज, ये भी इसको पे करने होंगे। तो लेट्स से 25 लाख, तो 25 लाख पे हमारी बेसिक कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट होगी, आईजीएसटी एंड कॉम्पनसेशन सेस कैलकुलेट होगा, ना कि 1 करोड़ 25 लाख पे। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी ईजी है। कहने का मतलब अगर हम मशीन रिपेयरिंग के लिए भेज रहे हैं, इंडिया से रिपेयर कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कि किसी और कंट्री में रिपेयर हो रही है, रिपेयर होने के बाद वो वापस इंपोर्ट हो गए, इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी कितनी अमाउंट पे लगेगी? क्या पूरी मशीन की वैल्यू पे लगेगी? हो सकता है 100 करोड़ की मशीन हो, 1 करोड़ की मशीन हो, जितनी मर्जी की हो, पूरी अमाउंट पे नहीं लगेगी। जितना रिपेयरिंग का खर्चा है, भले ही वो लगा या नहीं लगा, वेदर इंकर्ड और नॉट, प्लस इंश्योरेंस एंड फ्रेट चार्जेस दोनों तरफ के। ठीक है, अब इस पॉइंट नंबर 2 के लिए एक स्पेशल पॉइंट और पढ़ते हैं हम। ये कुछ कंडीशंस है फॉर क्लेमिंग द अबव 2 कंसेशंस या एग्जम्पशन। 2 कंसेशन मतलब क्या? ये जो हमारा सीरियल नंबर 1 और 2 है, तो हम सेकंड के लिए एक चीज पढ़ रहे हैं, दिस वन, नो चेंज इन ओनरशिप इन केस ऑफ गुड्स फॉर सीरियल नंबर 2, जो अभी हमने रीड करा रिपेयर्स वाला। इन द अबव टेबल द ओनरशिप ऑफ द गुड्स शुड नॉट हैव चेंज। कहने का मतलब जो मशीन है इसका ओनर कौन है? मिस्टर ए, या हो सकता है कंपनी एबीसी हो सकती है, कि जो भी है, जो भी इसका ओनर है, जब इसको हम री इम्पोर्ट करेंगे तब भी ओनर सेम ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ओनर चेंज हो गया। अब अगर ओनर बाय चांस चेंज हो जाए, मिस्टर बी इसको इम्पोर्ट करता है, तब कस्टम ड्यूटी किस पे लगेगी? पूरे 1 करोड़ 25 लाख पे लगेगी, यानी कि फुल वैल्यू पे लगेगी, तब कोई कंसेशन अवेलेबल नहीं है। तो यही पॉइंट कहता है यहाँ पे दैट द ओनर ऑफ द गुड शुड नॉट हैव चेंज फॉर सीरियल नंबर 2। अब सीरियल नंबर 2 के लिए ओनर चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब बाकी जो सीरियल नंबर है उसके लिए ओनर चेंज हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। ठीक है, अब इसके 2 पॉइंट्स और है, इसको हम बाद में रीड करेंगे, पहले हम सीरियल नंबर 1 भी कंप्लीट करते हैं। सीरियल नंबर 1 डील करता है विद ड्यूटी ड्रॉबैक। अब ये ड्यूटी ड्रॉबैक होता क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं, तब जाके ये हमारा सीरियल नंबर 1 थोड़ा सा समझ आएगा। लेट्स से इंडिया में कोई पर्सन है, इसने एक्सपोर्ट करा है कोई सामान, लेट्स से क्लोथ एक्सपोर्ट करे, कपड़ा। ठीक है, अब जो इंडियन गवर्नमेंट है एक्सपोर्ट प्रमोट करना चाहती है, रीज़न मीन अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इंडिया की इकोनॉमी इंक्रीज होगी, इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, इंडिया का बिजनेस बढ़ेगा, तो यानी कि इंडिया की डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी। देयरफॉर गवर्नमेंट क्या कहती है? एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। अब लेट से अब ये जो पर्सन है इंडिया में मिस्टर ए, इसने एक्सपोर्ट करा कपड़ा, तो इसने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करी होगी, लेट से 1 लाख रुपीज़ की ड्यूटी है। अब गवर्नमेंट ने स्कीम्स बना रखी है कि अगर तुम एक्सपोर्ट करते हो तो हम तुम्हें ड्यूटी ड्रॉबैक, यानी कि जो तुम ड्यूटी पे कर रहे हो उसको हम ड्रॉबैक यानी कि एक तरीके से रिफंड कर देंगे। तो 1 लाख रुपए रिफंड कर देंगे, क्रेडिट मिल जाएगा, कुछ भी हो सकता है, बट बेनिफिट मिल जाएगा उतना ही ड्यूटी का, ड्यूटी ड्रॉबैक हो जाएगी। ये 1 लाख रुपए इसको वापस मिल जाएंगे। बट अब हुआ क्या, लेट्स से ये क्लोथ जो एक्सपोर्ट करे थे यूएसए में, अब इसी पर्सन ने या किसी और पर्सन ने, डिफरेंट ओनर भी हो सकता है, क्योंकि हमने सिर्फ देखा था सीरियल नंबर 2 के लिए ओनरशिप सेम होनी चाहिए जब हम रिपेयर्स के लिए बेच रहे हैं, और बाकी सीरियल्स नंबर के लिए हमारी ओनरशिप चेंज हो सकती है। ठीक है, देयरफॉर लेट्स से ये मिस्टर बी है, इसने ये कपड़ा वापस इंडिया में इंपोर्ट कर लिया। अब गवर्नमेंट का तो पर्पस ही खत्म हो गया, गवर्नमेंट चाहती थी एक्सपोर्ट बढ़े, तो इसलिए उन्होंने 1 लाख रुपए का बेनिफिट दिया। अब वही चीज़ इसने वापस इंपोर्ट कर ली,
अब ये तो हो सकता है गवर्नमेंट के साथ स्कैम कर दिया उन्होंने, 1 लाख रुपए वो बेनिफिट लेने के लिए कि एक्सपोर्ट करा, इंपोर्ट करा, जो भी करा, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि जितनी तुमने एक्सपोर्ट ड्यूटी हमसे क्लेम करी थी, जो ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक हमसे क्लेम करा था, उतना ही हम वापस तुमसे चार्ज कर लेंगे एज अ इम्पोर्ट ड्यूटी। एक बार इसको रीड करते हैं, फिर और एक बार फिर अच्छे से समझते हैं किस तरीके के गुड्स की बात हो रही है। सीरियल नंबर 1 में गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर क्लेम फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक या क्लेम फॉर रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट गुड्स। ये इंटीग्रेटेड टैक्स कौन सा है, ये IGST है, ठीक है। Therefore, goods exported under duty drawback, goods exported under refund of IGST, goods exported under a bond without payment of integrated tax या ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम। अब अलग अलग ये स्कीम्स दे रखी है, ये स्कीम्स है एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज। यस, क्लेम फॉर रोड टैप, क्लेम फॉर ROSC TCL। ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, FTP में हम देख लेंगे कौन कौन सी स्कीम्स है। कहने का मतलब ऐसा है कि हम ऐसे गुड्स की बात कर रहे हैं जो हमने एक्सपोर्ट करा था, जिसका हमने ड्यूटी ड्रॉबैक लिया या GST का रिफंड वापस ले लिया। यानी कि हमने एक्सपोर्ट करा, एक्सपोर्ट की ड्यूटी पे करी और उस ड्यूटी को हमने रिफंड ले लिया, ड्यूटी ड्रॉबैक ले लिया, क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती थी एक्सपोर्ट। ऐसे गुड्स को हम वापस इम्पोर्ट करेंगे तो कितनी ड्यूटी हमें पे करनी पड़ेगी। अमाउंट ऑफ इंसेंटिव अवेल्ड एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस। जितना ही इंसेंटिव तुमने लिया था हमसे एक्सपोर्ट करते वक्त, यानी 1 लाख रुपए का इंसेंटिव गवर्नमेंट ने वापस दे दिया था ड्यूटी ड्रॉबैक रिफंड के रूप में, उतनी ही ड्यूटी हमें वापस कर दो तो हम खुश है उतने में। मतलब भले ही 0 रुपए की ड्यूटी हमने पे करी, 0 की ड्यूटी नहीं, कहने का मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी जितना बेनिफिट मिला था, अगर वैसे गुड्स वापस इंपोर्ट हो जाते हैं तो जो भी बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया है वो वापस ले लेगी। Therefore, the amount of incentive availed at the time of export, that will be the amount of import duty payable, ठीक है। अब इन केस ऑफ पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 कौन सा है, 1 2 3 4, दिस वन, amount of IGST and GST compensation says levied at the time and place of importation of goods subject to the specified condition। कहने का मतलब इस पॉइंट नंबर 4 पे हो सकता है कोई IGST GST कंपनसेशन सेस भी लगा होगा, तो वो भी हमें गवर्नमेंट को वापस करना होगा अगर ऐसे गुड्स को हम री इम्पोर्ट करते हैं। तो सिंपल है ये। यहाँ पे क्या हुआ, कंसेशन एंड कंसेशनल ड्यूटी हमें ये रीड करी है हमने, सीरियल नंबर 1 एंड 2। 1 डील करता है ड्यूटी ड्रॉबैक एंड 2 करता है रिपेयर्स के साथ, ठीक है। दोनों को हमने अच्छे से समझ लिया। अब थोड़ी सी कंडीशंस हम देखते हैं फॉर क्लेमिंग द अबव 2 कंसेशंस। सबसे पहले ये बी पॉइंट को खत्म करते हैं। ये कहता है सेम गुड्स, कहता है री इम्पोर्टेड गुड्स मस्ट बी सेम, यानी कि जो गुड्स को हमने एक्सपोर्ट करा है वही गुड्स वापस आने चाहिए री इम्पोर्ट होके, यानी कि सेम गुड्स होने चाहिए। अब सेम कब हम नहीं मानेंगे कि वो सेम नहीं है, नॉट कंसिडर्ड सेम if the goods are subject to रीमैन्युफैक्चरिंग, यानी कि वहाँ पे फिर से मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उस पर रिपेयर हो सकता है बट रीमैन्युफैक्चरिंग नहीं होनी चाहिए, या रीप्रोसेसिंग ना हो थ्रू मेल्टिंग, रीसाइकलिंग, रीकास्टिंग अब्रॉड। यानी कि एक्सपोर्ट करा और अब्रॉड यानी कि USA में जब मशीन गई रिपेयरिंग के लिए, हमने कोई कपड़ा भेजा या कोई भी सामान एक्सपोर्ट करा, उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो सेम गुड्स होने चाहिए। उस पर ना कोई मैन्युफैक्चरिंग हो, रीप्रोसेसिंग भी नहीं होनी चाहिए, ना उसको मेल्ट करो, कट करो, रिसाइकल करो, कुछ नहीं होना चाहिए, सेम गुड्स हो, ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए जो MCQ के लिए वैलिड है, विच इज टाइम लिमिट फॉर री इम्पोर्टेशन। इंडिया से USA हमने एक्सपोर्ट करा, तो ये जो री इम्पोर्ट कर रहे हैं कितने टाइम पीरियड में हो जाना चाहिए कि हम जो बेनिफिट्स है, जो कंसेशन है, वो अवेल कर सके। अगर ये टाइम लिमिट के विद इन नहीं हुआ तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर हमने 1 करोड़ की मशीन एक्सपोर्ट करी रिपेयर्स के लिए, जिसपे 25 लाख रुपए का खर्चा आ गया, और विद इन टाइम लिमिट ये हमने री इम्पोर्ट नहीं हुई, तो पूरे 1 करोड़ 25 लाख पे ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, सिर्फ 25 लाख पे वो हमारा कंसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या है टाइम लिमिट्स, लेट्स सी। नॉर्मल केस में है 5 साल के अंदर अंदर री इम्पोर्ट हो जाए,
और एक्सटेंड हो सकता है फर्दर 2 ईयर्स। एक्सटेंड कैसे होगा, अपनी एप्लीकेशन दो, हमारा ACDC अप्रूव करे ना करे वो एक अलग चीज़ है, बट 5 साल का हमारा एक नॉर्मल पीरियड है प्लस 2 ईयर्स एक्सटेंडेबल। बट भूटान के केस में एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, इसको 7 साल का टाइम दिया है प्लस 3 ईयर्स एक्सटेंडेबल। देयरफॉर फॉर भूटान, एक सेकेंड, देयरफॉर भूटान के लिए 7 साल और 3 साल का एक्सटेंडेबल पीरियड है, बट ये है सिर्फ ओनली फॉर मशीनरी एंड इक्विपमेंट एक्सपोर्टेड। यानी कि मशीनरी एंड इक्विपमेंट, यानी कि अगर कोई क्लोथ्स है या कुछ और मटेरियल है उसके लिए वैलिड नहीं है। भूटान के लिए अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं मशीन एंड इक्विपमेंट और वापस इसको री इम्पोर्ट कर रहे हैं विद इन 7 ईयर्स, तब 7 ईयर्स वैलिड है। अदरवाइज इसके लिए 5 साल और 2 साल का ही पीरियड माना जाएगा। और थर्ड सिनेरियो है फॉर गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर एनी स्कीम। एनी स्कीम मतलब ये जो यहाँ पे इतनी सारी स्कीम्स हमने देखी थी कि ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम, DEC, एडवांस ऑथराइजेशन, DFIA, जो भी अलग अलग स्कीम्स है, प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स एंड स्कीम, अगर किसी स्कीम के अंडर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 1 साल का ही पीरियड है और फर्दर ये 1 साल एक्सटेंडेबल है। ठीक है, तो ये टाइम लिमिट्स काफ़ी अच्छे से याद करनी होगी हमें। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बेटर हम इसको फिर से एक बार रीड कर सकें। तो आ जाओ, तो टाइम लिमिट हमारी जर्नल कितनी है, 5 साल की टाइम लिमिट है और 2 साल का एक्सटेंडेबल पीरियड है। ठीक है, भूटान के लिए भी बेसिकली 5 साल और 2 साल का ही पीरियड है, बट अगर भूटान से मशीनरी और इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो विद इन 7 ईयर्स और 3 ईयर्स इसका एक्सटेंडेबल पीरियड हम कर सकते हैं, 7+3। ये एक एक्सेप्शन है भूटान के लिए, ओनली फॉर मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, और यही अगर भूटान से मशीनरी इक्विपमेंट के अलावा कुछ और जा रहा हो, लेट्स से क्लोथ जा रहे हैं, तो टाइम पीरियड हो जाएगा जर्नल अपना 5+2। और किसी स्कीम के अंडर अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो 1+1 ईयर का एक टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट कंसेशन क्लॉज नंबर 1, जिसके अंदर 2 सीरियल नंबर हमने देखे, ड्यूटी ड्रॉबैक और रिपेयर से रिलेटेड। ठीक है, एक चीज और पढ़ लेते हैं, दीज कंसेशंस वुड नॉट बी एप्लीकेबल इफ री इम्पोर्टेड गुड्स exported by 100% export oriented undertaking or a unit in free trade zone। ठीक है, तो ये हमारी जो कंसेशंस है एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर री इम्पोर्टेड गुड्स कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, यानी कि कौन से गुड्स हम री इम्पोर्ट कर रहे हैं, ऐसे गुड्स जिनको एक्सपोर्ट करा था किसी EOU ने या फ्री ट्रेड जोन वालों ने। रीजन मीन ये हो सकता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या अंडरटेकिंग कौन सी होती है, गवर्नमेंट ने इसको स्पेशल कुछ सर्कमस्टांसेस में बनाया है। ठीक है, कि और इनको बेनिफिट्स भी काफ़ी मिलते हैं। इनका मेन पर्पस है कि जो भी प्रोडक्शन करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे। अब यही सामान ये एक्सपोर्ट करेंगे और कोई और पर्सन इसको इम्पोर्ट कर ले तो गवर्नमेंट का तो पूरा पर्पस ही पिट गया इसमें। तो ऐसे गुड्स पे हमें कोई कंसेशन नहीं मिलेगा सेक्शन 20 का। ठीक है, तो सेक्शन 20 की अकॉर्डिंगली इन गुड्स पे पूरी कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी। सिमिलरली एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ पब्लिक और प्राइवेट वेयर हाउस, इस पर भी कोई कंसेशन नहीं मिलेगी। और इफ़ द गुड्स फॉल अंडर 4th शेड्यूल ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट, यानी कि टोबैको और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इस पर भी हमारी कोई कस्टम ड्यूटी नहीं, कंसेशन नहीं मिलेगा फॉर री इम्पोर्टेशन। ठीक है, ये सब कहाँ पे लिखा गया है, एक नोटिफिकेशन है नंबर 45/2017। नंबर याद रहे तो ठीक है, बाकी किसी काम का नहीं है इतना याद करना। तो मोस्टली हमने सारे प्रोविजन इसके कवर कर लिए। अब एक क्लैरिफिकेशन है CBIC की रिलेटिंग टू दिस पॉइंट, बॉन्ड विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। इसको थोड़ा सा डिटेल में एक बार समझते हैं। क्या कह रहे हैं कि गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर अ बॉन्ड विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, होता क्या है, लेट से एक पर्सन है इंडिया में, मिस्टर ए, इसने कोई सामान, कोई गुड्स एक्सपोर्ट करा और उन्हीं गुड्स को वापस इंपोर्ट कर लिया, इसने या किसी और ने, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जब एक्सपोर्ट करा इसने इंडिया में एक बॉन्ड फाइल करा और अंडर दैट बॉन्ड इसने IGST की पेमेंट नहीं करी। यही यहाँ पे हम कह रहे हैं
कि गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर अ बॉन्ड विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, आईजीएसटी बनता था बट इसने एक बॉन्ड फाइल करा, जो भी बॉन्ड हो सका, और उसके अकॉर्डिंगली आईजीएसटी पे नहीं करा। ठीक है, अब जब ये गुड्स वापस इंपोर्ट हुए, ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो पर्पस है एक्सपोर्ट प्रमोशन वो खत्म हो गया। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, जितना हमने बेनिफिट दिया था आईजीएसटी का, ये पे तो करना बनता था बट तुमने पे नहीं करा, तो इसको वापस तुम पे कर दो एज अ इम्पोर्ट ड्यूटी। ठीक है, ये तो एक बेसिक प्रोविजन जो हमने समझा था पहले। अब एक सिनेरियो क्या है स्पेशल, अ लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंस कि इंडिया से किसी भी कंट्री में हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं फॉर एग्जीबिशन। ठीक है, या फिर कंसाइनमेंट बेसिस में, या ऑन अप्रूवल, यानी कि अगर अप्रूव होंगे कंसाइनमेंट में तभी उसको हम सप्लाई मानेंगे एज पर जीएसटी। ठीक है, तो गुड्स यहाँ पे भेज दिए, कोई लेट से कोई यहाँ पे फेयर लगा हुआ है, कोई मेला लगा है, वहाँ पे एग्जीबिशन के लिए भेजे है, या कंसाइनमेंट बेसिस पे हमने भेजे है, और यहाँ पे एग्जीबिशन में गुड्स सेल नहीं हुए, या कंसाइनी ने उसको नहीं अप्रूव करा, तो वापस आ गए गुड्स। ठीक है, तो जब हमने इसको जब एक्सपोर्ट करा था तब ये सप्लाई तो कंसिडर नहीं हुआ एज पर जीएसटी। अगर ये सप्लाई नहीं है तो इस पर आईजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो आईजीएसटी इन गुड्स पे एप्लीकेबल ही नहीं है बाय लॉ। अब ऐसे गुड्स जब वापस आ जाते हैं तो इस पे इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगेगी। रीजन मीन इन गुड्स पे ओरिजिनली कोई जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं था। अगर गुड्स यूएसए में सेल हो जाते, लेट से 100 गुड्स थे, इसमें से 40 यहाँ पे सेल हो गए, तो 40 की तो हमारी सप्लाई हो गई, इस पर जीएसटी बन जाएगा, और जो रिमेनिंग 60 हमारे वापस आ गए, क्योंकि अब काम खत्म हो गया, मेला खत्म हो गया, तो गुड्स घर पे आ जाएंगे वापस। तो ये जो री इम्पोर्ट होंगे इस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी पे करनी नहीं पड़ेगी। रीज़न मीन जो ओरिजिनल्स हमारे गुड्स हमने भेजे थे वो एज अ सप्लाई क्लासीफाई नहीं होते एज पर जीएसटी एक्ट, देयरफॉर इस पर हमारी आईजीएसटी भी पे करना नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इस पर एक ध्यान रखनी होगी, बाकी हमारे ये खत्म होता है कंसेप्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लॉज नंबर 2। अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने सेक्शन नंबर 20 देखा। बेसिक कहते हैं कि अगर गुड्स री इम्पोर्ट होते हैं तो उसको एट पार्ट ट्रीट करा जाएगा इंपोर्टेड गुड्स के हिसाब से, और उस पर कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। बट इसके एक्सेप्शन है कि अगर, सबसे पहले हमने देखा क्लॉज नंबर 1 ड्यूटी ड्रॉबैक और रिपेयर्स वाला केस अच्छे से समझा। अब आता है क्लॉज नंबर 2। ये क्या कहता है, एग्जम्पशन टू री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड पार्ट्स देयर ऑफ फॉर रिपेयर्स, रिकंडीशनिंग, रीप्रोसेसिंग, रीमेकिंग और सिमिलर अदर प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं री करके, और इसी बेसिस पे दो इन्होंने पॉइंट्स बना दिए, सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 1 डील करता है रिपेयर और रिकंडीशनिंग के साथ, जो हमारा यहाँ पे है रिपेयर एंड रिकंडीशनिंग। और सीरियल नंबर 2 डील करता है रीप्रोसेसिंग, ये आ गया रीप्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, रीमेकिंग, ये आ गया रीमेकिंग और सिमिलर अदर प्रोसेस। और यहाँ पे आ गया अपना सिमिलर प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें डिवाइड हो रखे हैं। एक एक करके देखते हैं क्या कहता है ये। सीरियल नंबर 1, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड री इम्पोर्टेड फॉर रिपेयर्स और रिकंडीशनिंग अदर देन स्पेसिफाइड गुड्स। क्या कह रही है, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, जो हमने क्लॉज नंबर 1 पढ़ा था ऊपर, उसमें भी रिपेयर्स की बात हो रही थी। इन सीरियल नंबर 2 उसमें क्या था, इंडिया में कोई पर्सन है जिसके पास मशीन है और वो अब्रॉड यानी कि यूएसए में कहीं अब्रॉड में एक्सपोर्ट करता है रिपेयर्स के लिए,
तो रिपेयरिंग कहाँ पे हो रही है? यूएसए में। इंडिया में रिपेयरिंग नहीं हो रही, किसी बाहर के देश में अब्रॉड हो रही है रिपेयरिंग, ठीक है। और फिर रिपेयर होने के बाद ये वापस इंडिया में आ जाती थी मशीन इंपोर्ट होके। बट अब पॉइंट नंबर क्लॉज नंबर 2 में सिचुएशन क्या है? लेट से यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, और जो गुड्स है वो हुए हैं मैन्युफैक्चर इन इंडिया। गुड्स बने इंडिया में, हमारे पास फैक्ट्री है, हमने बनाए गुड्स, मशीन जो भी है मैन्युफैक्चर हो रही है उसकी इंडिया में। यहाँ पे अपना यूएसए। अब इंडिया वालों ने क्या करा? सबसे पहले ये गुड्स को एक्सपोर्ट करा, यानी कि एक नॉर्मल सेल ट्रांजैक्शन हुई। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे है मिस्टर ए और यूएसए में है मिस्टर जेड। एक नॉर्मल सेल ट्रांजैक्शन हुई, इंडिया में गुड्स बने ये, और यहाँ पे हमने इसको बेच दिया। तो अब मशीन कहाँ पे पड़ी है या गुड्स कहाँ पे है? यूएसए में। ये पड़े हमारे गुड्स। अब इन गुड्स में आई कोई प्रॉब्लम, अब तो मैन्युफैक्चर के रिपेयर कौन करेगा? मैन्युफैक्चरर। तो यूएसए वाले इसको वापस भेज देंगे इंडिया में कि भाई इसको ठीक करके दो, गुड्स में कोई कमी है। तो इंडिया में जैसे ही गुड्स एंटर हुए इसको क्या कहते हैं? इम्पोर्ट। और एज पर सेक्शन 20 इसको कहते हैं री इम्पोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्टेड गुड्स को हमने वापस मंगा लिया, इट इज़ अ री इम्पोर्टेशन। और सेक्शन 20 कहते हैं री इम्पोर्ट गुड्स पे कस्टम ड्यूटी पूरी पे होगी, नॉर्मल इसको इम्पोर्ट गुड्स मानेंगे। बट एक्सेप्शन है कि यहाँ पे ड्यूटी कितनी पे करनी पड़ेगी हमें? निल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? एक्सेप्शन मिल रहा है, एग्जम्पशन मिल रही है, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ आया? इसको थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सबसे पहले हमने एक सेल करी यहाँ पे, दिस इज नॉर्मल अ सेल। फिर यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आया, कोई भी प्रॉब्लम हुई, मशीन को रिपेयर की ज़रूरत है। तो रिपेयर के लिए हमने यूएसए वालों ने कहाँ भेज दिया? उसे इंडिया में वापस भेज दिया कि इसको रिपेयर करके दो। अब रिपेयर हो गया। अब रिपेयर के बाद क्या होगा? क्या ये मशीन इंडिया में ही पड़ी रहेगी? इस मशीन को वापस यूएसए भेज देंगे, फिर से ये एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, एक्सपोर्ट आफ्टर रिपेयर। और ये आ गया हमारा इसमें स्टेप नंबर 3। तो सबसे पहले हुई सेल, कोई मशीन भेजी, गुड्स भेजे, गुड्स में कोई कमी थी, रिपेयरिंग के लिए उसको वापस इंपोर्ट कर लिया, इंडिया में उसकी रिपेयरिंग हुई, और फिर रिपेयरिंग के बाद उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया वापस। ये है पूरा एक प्रोसेस जो हमारा क्लॉज नंबर 2 डील करता है। और क्लॉज नंबर 1 में क्या था? गुड्स हम बाहर भेज रहे थे, इंडिया के बाहर भेज रहे थे कि तुम रिपेयर करके दो, और वापस इंपोर्ट कर लेते। उसमें 2 स्टेप होता था कि पहले एक्सपोर्ट करी मशीन और वापस इंपोर्ट कर ली। वो हमने ऊपर अच्छे से सीख लिया कि इसको कैसे डील करना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसकी बाकी चीज़ें। सीरियल नंबर 1 कहता है गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड री इम्पोर्टेड फॉर रिपेयर्स या रिकंडीशनिंग अदर देन स्पेसिफाइड गुड्स। तो गुड्स हुए मैन्युफैक्चर इंडिया में एंड री इम्पोर्टेड फॉर रिपेयर, या फिर क्या वर्ड था? रिकंडीशनिंग। रिपेयर प्लस रिकंडीशनिंग कुछ भी हो सकता है। टाइम लिमिट क्या है? जो री इम्पोर्ट हो रहा है वो विद इन 3 ईयर्स हो जाए, और अगर नेपाल या भूटान है तो उसके लिए 10 साल तक का टाइम पीरियड है। कहने का मतलब ये वाला जो री इम्पोर्ट हम कर रहे हैं
दिस शुड हैपन विद इन 3 years। और अगर नेपाल भूटान है तो 10 साल तक का टाइम दे दिया। ठीक है, तो एक्सपोर्ट की ये जो हमने सेल करी थी इसके 3 साल के अंदर अंदर तक हम वापस इसको इंपोर्ट करके रिपेयर कर सकते हैं इंडिया में। और उसके बाद एक अदर कंडीशन क्या है, गुड्स मस्ट बी री एक्सपोर्टेड विद इन 6 मंथ्स प्लस एक्सटेंडेबल है 6 मंथ्स, तो टोटल बन जाएगा ये 1 year 6 + 6 फ्रॉम द डेट ऑफ री इम्पोर्टेशन। कहने का मतलब ये जो री इम्पोर्ट हमने करी, यहाँ पे हमने आया यहाँ पे, तो रिपेयरिंग होने के बाद विद इन 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ इसको वापस एक्सपोर्ट कर दें हम आफ्टर रिपेयरिंग। तो कहने का मतलब रिपेयरिंग हमारी 6 महीने में रिपेयर हो जानी चाहिए मशीन, नहीं हो पा रही तो 6 महीने और ले लो, और तब भी नहीं कर पाए तो ये हमारा, तुम्हें एक्सेप्शन नहीं मिलेगी, तब तुम्हें इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ जाएगी, अदरवाइज एक्सेप्शन तुम ले सकते हो। ठीक है, तो ये टाइम लिमिट्स यहाँ पे याद रखना। फिर क्या कहते हैं, द ACDC ऑफ कस्टम इज सेटिस्फाइड एज रिगार्ड्स टू द आइडेंटिटी ऑफ द गुड्स। ये तो एक प्रोसीजरल पार्ट है कि ACDC सेटिस्फाई हो जाए। इम्पोर्टर एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन एग्जीक्यूट्स अ बॉन्ड, बॉन्ड उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये सब इतना काम का नहीं है। तो मोस्टली हमने क्या देखा, गुड्स हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, हमने उसको बाहर एक्सपोर्ट करके सेल करा है, USA में, चाइना में, किसी भी कंट्री में हमने उसको सेल करा। वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आई तो उन्होंने वापस हमें भेज दिए गुड्स, तो हमें इंडिया में आए गुड्स तो इम्पोर्ट मान लिया गया, उसको रिपेयर करा। कब तक आ जाने चाहिए, 3 साल के अंदर अंदर। 3 साल के बाद आती है तो हमें पूरी इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसमें कोई एक्सटेंडेबल पीरियड नहीं है, नेपाल भूटान के लिए 10 साल तक का टाइम पीरियड दे रखा है। फिर रिपेयरिंग के बाद 6 महीने प्लस 6 महीने के अंदर अंदर इसको वापस भेज दो, तुम एक्सपोर्ट कर दो, री एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे री इम्पोर्ट के साथ साथ री एक्सपोर्ट भी हो रहा है, दिस इज बेसिकली री एक्सपोर्ट। अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सेम गुड्स है मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इंडिया में एंड री इम्पोर्ट भी हो रहा है, बट रिपेयर या रिकंडीशनिंग के लिए नहीं, ये हो रहा है इसमें फिर से प्रोसेसिंग करनी है, या इसको थोड़ा सा रिफाइन करना है, या रीमेकिंग करनी है, या कुछ भी प्रोसेस करनी है। रिपेयरिंग और रिकंडीशनिंग छोड़ के कोई भी री आ जाए वो सारा इस पॉइंट में आ जाएगा कवर। ठीक है, तो गुड्स की अब टाइम लिमिट क्या होगी, 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि रिपेयर मतलब क्या हो गया कि गुड्स खराब हो गए, खराब के लिए दे रखे 3 साल तक का टाइम। बट अगर गुड्स में रीप्रोसेस करने पड़ेंगे या रिफाइनिंग थोड़ी करनी है, गुड्स सही नहीं बने, रिफाइन करने हैं, रीमेक करने हैं, फिर से बनाने हैं, तो 1 साल का टाइम काफ़ी है, 1 साल का इन्होंने पीरियड दे दिया। ठीक है, अब बात आती है स्पेसिफाइड गुड्स। अब यहाँ पे कुछ था ना अदर देन स्पेसिफाइड गुड्स, तो स्पेसिफाइड गुड्स के लिए कहते हैं which are manufactured in India and re-imported into India for repairs या reconditioning। ये दो चीज़ें ही बात कर रहे हैं, रिपेयर या रिकंडीशन। तो स्पेसिफाइड गुड्स के लिए टाइम पीरियड कितना दे दिया, 7 साल। जनरली कितना था, 3 साल, ये जो हमने ऊपर देखा था 3 साल का। और नेपाल भूटान के लिए सेम है, 10 साल का। फिर क्या कहता है, द गुड्स मस्ट बी री एक्सपोर्टेड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ री इम्पोर्टेशन। तो 1 साल के अंदर, ऊपर इन्होंने 6 + 6 दो बार टुकड़ों में बांट के दे दिया, यहाँ पे पूरा कह दिया स्पेसिफाइड गुड्स के लिए 1 साल के अंदर अंदर तुम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, री एक्सपोर्ट। ठीक है, अब ये स्पेसिफाइड गुड्स होते क्या है, ये हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है, कोई हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। वैसे क्या होते हैं, मैं आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल होते हैं इसके, कोई ऑटोमेटिक बैंक नोट डिस्पेंसर्स है, यानी कि नोट गिनने की मशीन हो गई जिससे नोट निकल रहे हैं। ठीक है, कलर टीवी हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए, टेलीफोन सेट्स, ये कोई स्पेसिफाइड आइटम्स है कि इतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई काम के नहीं है। ठीक है, सिलेबस में है भी नहीं, बस इतना याद रखना है, अगर कोई स्पेसिफाइड गुड्स है 7 साल के अंदर अंदर उसको री इम्पोर्ट करके 1 साल के अंदर उसको री एक्सपोर्ट कर दो, उस पर रिपेयर और रिकंडीशनिंग करके, बाकी प्रोसेस नहीं होगा, सिर्फ रिपेयर और रिकंडीशनिंग। विद दिस हमारा ये सेक्शन पूरा खत्म होता है, जिसके हमने 2 पॉइंट्स को हमने पढ़ लिए। नाउ लेट्स सी वन क्वेश्चन। A machine was originally imported from Japan at 250 lakh rupees in July on payment of all duties and customs। मशीन इंपोर्ट करी है इंडिया में, तो यहाँ पे एक बार साथ साथ लिखते हैं।
इंडिया एंड जापान। ओरिजिनली इंपोर्ट हुई थी जापान से, तो जापान से मशीन कहाँ पे आ गई, इंडिया में। जुलाई में। द सेड मशीन वॉज एक्सपोर्टेड सेंट बैक टू द सप्लायर फॉर रिपेयर्स इन दिसंबर। इस मशीन को इंडिया वाले ने क्या करा, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, किस लिए, रिपेयर्स के लिए। तो रिपेयर कहाँ पे हो रही है, जापान में। जापान मीन्स अब्रॉड, तो रिपेयर अब्रॉड में हो रही है, तो क्लॉज नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, क्लॉज नंबर 1 आएगा, क्योंकि क्लॉज नंबर 2 में हमने देखा था कि गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया में और रिपेयरिंग भी हो रही है उसकी इंडिया में, तो यहाँ पे क्लॉज नंबर 1 अप्लाई हो गया। तो इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया था, सेंड बैक टू सप्लायर फॉर रिपेयर्स इन दिसंबर एंड री इम्पोर्टेड विदाउट एनी री मैन्युफैक्चरिंग और रीप्रोसेसिंग इन द अक्टूबर नेक्स्ट ईयर आफ्टर रिपेयर्स। तो इसको हमने दिसंबर में एक्सपोर्ट करा और री इम्पोर्ट कर लिया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और इस पे ना कोई री मैन्युफैक्चरिंग हुई ना री प्रोसेसिंग। ये हमने पॉइंट पढ़ा था कि सेम गुड्स होने चाहिए, कोई री मैन्युफैक्चरिंग री प्रोसेसिंग नहीं होनी चाहिए, तो वो भी हमारा क्राइटेरिया इसमें वैलिड है। सिंस द मशीन वॉज अंडर वारंटी द रिपेयर्स कैरिड आउट वर फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पे रिपेयर्स हो गई फ्री ऑफ कॉस्ट, डन। अब टाइम लिमिट क्या थी, सबसे पहले ये याद करते हैं टाइम लिमिट क्या थी। देखो, जर्नल टाइम लिमिट थी 5 साल प्लस 2 साल के अंदर अंदर इसको हमें क्या करना है, री इम्पोर्ट करना है। और अगर नेपाल भूटान का केस है तो 7+3 का, नेपाल भूटान नहीं, सिर्फ भूटान के लिए और मशीनरी और इक्विपमेंट का। देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद होने चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें ईयर्स ही नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो विद इन 5 ईयर्स इसको हमें जर्नल, क्योंकि यहाँ पे भूटान तो है नहीं, कोई हमें बताया नहीं, तो 5 ईयर्स का हमें इसमें जर्नली क्या कर लेना चाहिए, इसको री इम्पोर्ट हो जाना चाहिए एक्सपोर्ट के बाद। तो एक्सपोर्ट करा था दिसंबर में, अगले साल यानी कि दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 10 मंथ्स के अंदर अंदर ही इसको हमने री इम्पोर्ट कर लिया। टाइम कितना है, 5 साल का, बस 10 महीने में ही कर लिया तो वैलिड है, जो भी कंसेशन या एग्जाम्पशन है मिल जाएगी। ओके, हाउएवर आगे पढ़ते हैं। द फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स कैरिड आउट इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स वर 6 लाख रुपीज वुड हैव बीन 9 लाख। जो हमारी फेयर कॉस्ट है रिपेयर की, मटेरियल की 6 लाख मिला के 9 लाख रुपए की कॉस्ट है। एक्चुअल इंश्योरेंस एंड फ्रीट चार्जेस टू एंड फ्रॉम वर्थ 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपए के हमारे एक्चुअल इसमें फ्रेट और इंश्योरेंस चार्जेस है, और ये इंश्योरेंस चार्जेस बोथ वेज के हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं टू एंड फ्रॉम, टोटल मिला के 3 लाख रुपए का। द रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी इज 10% एंड इंटीग्रेटेड टैक्स इज 12%। इग्नोर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, ठीक है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल इफ एनी ऑन री इम्पोर्ट ऑफ द मशीन आफ्टर रिपेयर्स। द ओनरशिप ऑफ द मशीन हैज नॉट येट बीन चेंज ड्यूरिंग द पीरियड। ये भी हमने पॉइंट देखा था कि ओनरशिप चेंज नहीं होनी चाहिए, ये सीरियल नंबर 2 था और हमने देखा था सीरियल नंबर 2 में ओनरशिप चेंज नहीं होनी चाहिए मशीन की। ठीक है, अब इसकी कस्टम ड्यूटी कैसे हम निकालेंगे, हमने कहा था कि जितने की मशीन है उसकी तो कोई वैल्यू हमने नहीं लेनी, क्योंकि 250 लाख पे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी अपनी कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स प्लस इंश्योरेंस एंड फ्रेट चार्जेस पे, जो कि है 9+3 12 लाख, टोटल 12 लाख पे कस्टम ड्यूटी लगेगी। और वेदर इंकर्ड और नॉट, ये भी हमने देखा था, यहाँ पे इसने फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई खर्चा नहीं करा इसने, बट स्टिल हमारे 12 लाख पे इसको कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी, जैसे ही गुड्स इंडिया में री इम्पोर्ट होते हैं आफ्टर रिपेयर्स। डन, ठीक है। अब बेसिक कस्टम ड्यूटी हमें बताइए कितनी है, ये सॉल्व इसको बाद में करते हैं। हमारी 12 लाख रुपए की एक्सेसिबल वैल्यू आ गई। आंसर पढ़ते हैं ऐसे, और यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, रिपेयर प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट चार्जेस इज 9+3 12 लाख रुपीज। ठीक है, लेट्स रीड। As per notification number 45/2017,
नोटिफिकेशन नंबर लिखनी ज़रूरी नहीं है, याद रहे तो लिख सकते हैं। ड्यूटी पेबल ऑन री इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स which had been exported for repairs abroad is the duty of custom duty is the duty of custom which would be leviable if the value of re-imported goods after repairs were made up of the fair cost of repairs carried out, including the cost of materials used in the repairs, whether such costs are actually incurred or not, plus insurance plus freight charges both ways. तो जो हमें ज्ञान आता था उसी को हमने वर्डिंग में यहाँ पे लिख दिया जो हमने ऊपर पढ़ा। फिर कहते थे फॉलोइंग कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर अवेलिंग दिस कंसेशन, गुड्स मस्ट बी री इम्पोर्टेड विद इन 5 years एंड एक्सटेंडेबल बाय फर्दर 2 years आफ्टर देयर एक्सपोर्टेशन। तो ये तो हमने पता ही है, बस वही चीज़ यहाँ पे लिख दी और यहाँ पे हमने 1 year में इसको कर भी लिया था री इम्पोर्ट। एक्सपोर्टेड गुड्स एंड री इम्पोर्टेड गुड्स मस्ट बी सेम, ओनरशिप शुड नॉट चेंज। Since all the conditions specified above are fulfilled in the given case, the custom duty on re-imported goods will be computed as under, जो हम अभी कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप प्रोविजन तो हमें पता है, हमने अच्छे से पढ़े। अब करते हैं इसको सॉल्व की कस्टम ड्यूटी हमें कितनी पे करनी है। 12 लाख रुपए की इसकी वैल्यू है, तो दिस इज 12 लाख इज वैल्यू ऑफ गुड्स री इम्पोर्टेड। अब इस पे लगेगी हमारी बेसिक कस्टम ड्यूटी। इसको हम अच्छे से टाइप्स ऑफ ड्यूटी वैल्यूएशन हम जब सीखेंगे तब अच्छे से देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, बट अगर पहले पढ़ रखे हैं वैसे तो ये रिवीजन क्लास है तो आता होगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी क्वेश्चन ने बता रखे हमें 10% की है और IGST है 12%, ठीक है। बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी एट द रेट ऑफ 10%, 12 का 10% हो गया 1,20,000, ये है 12 लाख रुपए। बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगता है SWS सोशल वेलफेयर सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, यानी कि इसका हो गया 12,000, ये हो गया SWS, ठीक है। अब हम निकालेंगे वैल्यू फॉर कंप्यूटिंग IGST यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स। वो वैल्यू क्या होगी, इन तीनों का सम, 12 लाख प्लस 1 13 लाख, 13,20,000, 13,32,000। इस पे लगेगा IGST इंटीग्रेटेड टैक्स, कितना रेट दे रखे हैं 12%। कैलकुलेट करते हैं 13 लाख 1 सेकेंड 13,32,000 का 12% इज 1,59,840। ठीक है। अब कस्टम ड्यूटी और इंटीग्रेटेड टैक्स टोटल कितना पे करना पड़ेगा इसे, 12 लाख रुपए की तो रिपेयरिंग कॉस्ट थी, ये हो गया हमारा BCD, SWS और इंटीग्रेटेड टैक्स, इन तीनों का सम यानी कि 159,840 प्लस 12,000 प्लस 1,20,000, ये आ जाता है 2,91,840 रुपीज़। इतनी इसे कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी इस पूरी ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। ये वैल्यूएशन कैसे करी हमने, किस तरीके से करी, समझ आई तो बढ़िया, नहीं आई तो हमारा एक अलग से चैप्टर है वैल्यूएशन का जो हम करेंगे, उसमें अच्छे से टेक्निक्स देखते हैं हम वैल्यूएशन कैसे करनी है। अब एक क्वेश्चन और है जो वैसे तो किसी काम का ज़्यादा नहीं है, जो हमने ऊपर पढ़ा है, पूरी थ्योरी है, एक बार फटाफट से रीड करते हैं। कहता है गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड इन इंडिया विच वर अर्लियर एक्सपोर्टेड and thereafter imported into India will be treated at par with other goods imported into India. Is the proposition correct or any concession is provided on such import? Discuss briefly. कहने का मतलब ये पूरा हमसे मांग रहा है कि सेक्शन 20 भी एक्सप्लेन करो, उसके सारे कंसेशंस और एग्जम्पशंस सब कुछ एक्सप्लेन करो। और क्या क्या रहे कि हमारे जो ऐसे गुड्स जो इंडिया में इंपोर्ट हुए हैं, पहले हमने एक्सपोर्ट करे फिर उसको इंपोर्ट करा, तो उसको एट पार देखा जाएगा विद इंपोर्टेड गुड्स। तो सेक्शन 20 यही कहता है, गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया विच वर अर्लियर एक्सपोर्टेड
and thereafter imported in India will be treated at par with other goods as per section number 20. However, the following concessions are available. Concession क्या है, ये हमारा क्लॉज 1 की सीरियल नंबर 1 है, सीरियल नंबर 2 है. कहता है मैक्सिमम इम्पोर्ट ड्यूटी विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द ड्यूटी ड्रॉबैक और द रिफंड अवेल्ड और IGST नॉट पेड एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, या फिर वेयर द गुड्स वर ओरिजिनली एक्सपोर्टेड फॉर रिपेयर्स, रिपेयर्स के लिए हमने करे थे, फॉर अब्रॉड एक्सपोर्ट कर दिए थे. द ड्यूटी ऑन री इम्पोर्टेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फेयर वैल्यू ऑफ रिपेयर्स वेदर इंकर्ड और नॉट, प्लस द इंश्योरेंस इन फ्रेड बोथ केस. हमें अच्छे से आता ही है. फिर इसकी हमें कंडीशंस बतानी है कि 5 साल और 7 साल में इसको हो जाना चाहिए री इम्पोर्टेशन. अगर भूटान का केस है तो 7+3 साल होता है, और अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस है तो 1+1 होता है. गुड सेम होने चाहिए, और अगर पॉइंट नंबर 2 है उसके लिए हमारी ओनरशिप भी चेंज नहीं होनी चाहिए, ये सब हमें पता है. कंसेशन कब एप्लीकेबल नहीं है, इफ़ द गुड्स आर री इम्पोर्टेड गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाई EOU FTP या किसी वेयर हाउस से, या फिर कोई फोर्थ शेड्यूल की बात कर रहे हैं जो इतना काम का नहीं है. ये हमारी आ जाती है एज पर नोटिफिकेशन 45/2017. फिर आता है अपना, दिस इज अपना क्लॉज नंबर 2. व्हेन द एक्सपोर्टेड गुड्स कम बैक फॉर रिपेयर्स, कम बैक मतलब इंडिया में आ रहे हैं, यानी कि रिपेयरिंग हो रही है इंडिया में, एंड द री एक्सपोर्टेड द री इम्पोर्टेड गुड्स अदर देन द स्पेसिफाइड गुड्स कैन अवेल एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग द इम्पोर्ट ड्यूटी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस. क्या कंडीशंस है, री इम्पोर्टेशन हमारी रिपेयर्स के लिए होनी चाहिए, टाइम लिमिट 3 साल की है, भूटान के लिए 10 साल है, गुड्स मस्ट बी एक्सपोर्टेड आफ्टर रिपेयर्स, टाइम लिमिट है 6 मंथ. तो वही हमारी कहानी है जो हमने ऊपर समझी है, कोई ज़्यादा खास नहीं है इसमें. पर इसके साथ हमारा सेक्शन नंबर 20 पूरा खत्म होता है विद ऑल ICA क्वेश्चंस. दिस इज बेसिकली री इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स. तो सेक्शन 20 हमारा खत्म हुआ. अब एक सेक्शन नंबर 25 है जो रहता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी. ठीक है, और इसके साथ हमारा फिर चैप्टर भी एक ख़त्म हो जाएगा. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में.